नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल योगेंद्र सरजमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की विशेष क्लास में आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है दोस्तों, उसको हम विथ सॉल्यूशन के साथ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह 75 अंकों का पेपर है और इसमें 3 घंटे का समय दिया है। यहाँ पे अनुक्रमांक नंबर है, कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं दोस्तों, जो आपको पेपर सॉल्व करने से पहले पढ़ना जरूरी होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं दोस्तों इसलिए क्योंकि अगर हम सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा निर्देश है वो है कि निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, तीसरा है कि 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा दिए गए हैं। ठीक है, और अगला निर्देश है कि 6 से 17 तक जो है तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप लगभग 30 शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला निर्देश है कि 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और उनको लिखने की जो शब्द सीमा है वो 75 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित है यानी निर्धारित है। अगला निर्देश है कि 21 से 23 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और उस प्रश्नों को जो है तो करने की जो शब्द सीमा हो 75 शब्द होगी। और दोस्तों, ये हमारा जो 23 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसलिए प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर से ज़रूर ही देखिएगा क्योंकि आज हम इस क्लास में आपको मैप को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि हमने निर्देश में बताया हुआ था, उसका पहला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन है, बांगर है, खदर है और यावर है और रेगड़ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें से जो ऑप्शन नंबर आ है वो सही है यानी कि बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है तो बांगर कहते हैं दोस्तों। बांगर का मतलब होता है बंजर। यह पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से जब बाढ़ की स्थिति बनती है तब यहाँ पर जो है तो नदियाँ अपनी मिट्टियाँ पहुँचा पाती हैं, मिट्टी की परत जमा पाती हैं और पानी भी यहाँ पे पहुँचा पाती हैं। अदरवाइज अगर बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है तो नदियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब बाढ़ जो आती है वो हर वर्ष तो आती नहीं है, 2 साल 4 साल बाद आती है बाढ़, तो इसीलिए जो है तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा गया है बांगर को। इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें बांगर में केवल आप मोटी फसलें उगा सकते हैं, मक्का उगा सकते हैं, ज्वार उगा सकते हैं। ठीक है, बाजरा उगा सकते हैं। ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, तो ये सारी फसलें आप उगा सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें कि सभी प्रकार की फसलें उगा लें तो बांगर में नहीं होगी क्योंकि बांगर एक बंजर मिट्टी है। ठीक है, सभी प्रकार की फसलें आप जो है तो खादर में उगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो नदियाँ हर वर्ष मिट्टी की परतें चढ़ाती हैं। अगला है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो दोस्तों 12 नंबर ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है बांधों को, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, क्योंकि देशों की बात हो रही है तो जब देश और देश की बात होगी तो वह अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेश कहला जाएगा। उसे हम विदेशी व्यापार भी कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहेंगे और बहुराष्ट्रीय व्यापार भी
इसको हम कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण ईश्वर की देन है, महानतम देन है, किसने कहा है? तो यूहेन गुटेनबर्ग ने कहा है। इसका आ नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है दोस्तों। अगला हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी की अगर हम बात करें, इसमें 4 ऑप्शन है, ब्रुसेल्स है, लेबनान है, कोलंबो है, टोक्यो है। ठीक है, तो इसमें जो आ नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमारा पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं। कौन सी जनजातियां निवास करती हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में? तो कौन सी करती हैं? तो मुंडा जनजातियां करती हैं। कौन सी? मुंडा जनजातियां करती हैं। ठीक है, अगला है जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है। कैसा परिवहन है? सस्ता। सस्ता इसलिए कि उसमें ना डीजल लगता ना पेट्रोल लगता है ना, केवल जल के माध्यम से आप बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इसलिए जो है तो जल परिवहन देश का सबसे सस्ता साधन है और सबसे सस्ता परिवहन है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष में आई? ठीक है, तीसरा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है तो किस वर्ष में आई थी? ठीक है, तो ये कब आई थी? तो 1930 में आई थी। ये कब आई थी? 1930 में विश्वव्यापी मंदी। ठीक है, विश्वव्यापी मंदी इसलिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई थी। ठीक है, अगला है श्रीलंका में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो है तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुख्य मधुमक्खी पालन जो है तो किसके अंतर्गत आता है? मधुमक्खी पालन जो है तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो वो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है मधुमक्खी पालन, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वस्तुनिष्ठ का, वो है कि सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। सत्य असत्य के चयन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। ठीक है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, 1972 में लागू हुआ था। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। यह भी सही है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। ये भी सही है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। ये भी सही है। और लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। ये भी सही है। ठीक है, मतलब इसके सारे जो सत्य सत्य हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है कि सही जोड़ी बनाइए। जैसे रबड़ है तो रबड़ क्या हो जाएगा? अगर हम रबड़ की बात करें तो रबड़ हो जाएगा केरल। ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, कैसा उद्योग है ये? संयुक्त उद्योग है। ठीक है, और कृत्रिम पत्तन की अगर हम बात करें, कृत्रिम पत्तन, तो कृत्रिम पत्तन का क्या हो जाएगा? कृत्रिम पत्तन कौन सा है? कृत्रिम पत्तन हो जाएगा चेन्नई दोस्तों। ठीक है, अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और स्पेनिंग जेनी की अगर हम बात करें तो यह ऊन कटाई की क्या थी? मशीन थी। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन जो है तो 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था। ये क्या था? 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था। अगला है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जैसे तुर्की हो गया, सर्डिनिया, सीरिया, लेबनान, मिस्र, ये सब जो है तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश हैं। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? भारत निर्वाचन
भारत निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि शपथ पत्र क्या है। ठीक है, तो शपथ पत्र की अगर हम बात करें, शपथ पत्र क्या है। ठीक है, तो दोस्तों किसी तथ्य या प्रतिज्ञा की ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसके सत्य होने का आश्वासन उनमें से किसी पवित्र चीज का उल्लेख के आधार पर हो। ठीक है, उसी को जो है तो शपथ पत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लेडी ऑफ जो है तो सिविल राइट्स किसे कहा गया है, तो रोजा पार्कर्स को कहा गया है। किसे कहा गया है, रोजा पार्कर्स। अगला है कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को दोस्तों जो है तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थव्यवस्था को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, 3 ही क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा शुरू होता है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको निर्देश में बताया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 6 से 17 तक पर प्रश्न जो है 2 अंक के होंगे और उनके आंतरिक विकल्प भी दिए रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो है तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 2 विकल्प हैं। इसी प्रकार से आपको 6 से 17 तक सभी में आंतरिक विकल्प देखने को मिलेंगे, 6 से 23 तक। ठीक है, और इन विकल्पों में से आप चाहे इसको करें चाहे आप इसको करें, इन 2 में से किसी एक को आप करेंगे तब जाकर आपको कितना मिलना है, 2 नंबर को। ठीक है, चाहे आप इसको करें चाहे आप इसको करें। ठीक है, 2 नंबर आपको तभी मिलने हैं। ठीक है, तो भारत में हमारा जो 6वां नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि भारत में वन्य जीव अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे, जैसे सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करना और उनके जो है तो बचाव पर जो है तो जोर देना तथा शिकार पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, आदि। इसके अलावा जो है तो कई परियोजनाओं की घोषणा की गई जिनका मुख्य उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े जो है तो प्राणियों को रक्षा देना था, जैसे एक सींग वाला गैंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर आदि। इनको जो है तो संरक्षण प्रदान करना था। और इसी अधिनियम के अंदर कुछ पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिकारा, भारतीय गोडावन, हिम तेंदुआ मतलब ठंडे जगह पे रहने वाला तेंदुआ, हिम यानी बर्फ, तो बर्फीली जगह में रहने वाला जो तेंदुआ है वो है हिम तेंदुआ। ठीक है, इनके जो है तो शिकार पर प्रतिबंध लगाकर इन्हें संरक्षण प्रदान करना, ये इसके जो है तो प्रावधान थे। ठीक है, 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए प्रावधान थे। अगला क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखना है। वन्य प्राणी संरक्षण के जो उपाय हैं, ठीक है, तो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उन्हें नियंत्रित करना, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना, ये वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है कि कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम बताना है। ठीक है, कृषि के जितने भी प्रकार हैं उनमें से आपको देख सकते हैं कि जो विशिष्ट कृषि है, मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि क्या कहलाती है दोस्तों, जिसमें से मतलब कृषि कार्य के साथ साथ लोग पशुओं को भी पालते हैं ना, वही जो है तो मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक है, शुष्क खेती मतलब जो है तो सूखे वाले जगहों पर, जैसे कि बांगर प्रदेशों पर जो कृषि कार्य किए जाते हैं जिसमें से मोटी फसलें केवल उगाई जाती हैं, वो शुष्क खेती होती है। ठीक है, और एक प्रकार से कह सकते हैं एक जो है तो उसके क्या कहते हैं उचित मूल्य के आधार पर जो उत्पादित की जाने वाली खेती होती है, जैसे कहने का मतलब ये खरीफ की फसल, रबी की फसल है ना, और जायद की फसल, ये जो है तो केवल पैसे प्राप्त करने हेतु जो है और खाद्य प्राप्ति हेतु उगाई जाती हैं। ठीक है,
और उसके बाद देखते हैं जैसे ये वाणिज्यिक कृषि है, उसकी दो विशेषताएं बताना है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, मतलब जो है तो ऐसी कृषि, ठीक है, जिसमें जो है तो व्यापार करने के लिए ही जो है तो केवल इसे उगाया जाता है, ये है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में जो है तो बड़े बड़े खेतों पर की जाती है यह, क्योंकि चाय, कपास, कहवा, ये सारी चीज़ जो है तो वाणिज्यिक है। रबड़ भी वाणिज्यिक है और इन्हें रोपण फसलें भी कहते हैं। रोपण फसलों का मतलब होता है कि किसी भी मतलब ऐसी फसल जिसको एक जगह से, जिसकी नर्सरी को तैयार करके उसको वहां से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह लगाया जाता है, वही होती है वाणिज्यिक फसल या रोपण फसल, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रमुख अगर हम दो विशेषताओं की बात करें तो यह कृषि बड़े बड़े खेतों पर की जाती है। इस कृषि में अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे अधिक पैदावार वाले बीज यानी कि हाइब्रिड बीज और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, इस कृषि में अधिक पूंजी के साथ साथ श्रमिकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का मतलब होता है, चाहे आप विनिर्माण उद्योग बोलें चाहे तो उद्योग बोलें, ठीक है, जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है दोस्तों, उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को ही जो है तो क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि जल प्रदूषण के प्रमुख जो है तो कारक बताने हैं। जल प्रदूषण, ठीक है, भारत में जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। कारक का मतलब होता है दोस्तों कारण। ठीक है, तो जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, तो औद्योगिक कूड़ा, ठीक है, जो उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, उनके द्वारा जो कूड़ा कचरा निकाल कर जो है तो जल में बहा दिया जाता है दोस्तों, वह एक सबसे बड़े इसका कारण रहा है जल को प्रदूषण होने का। दूसरा प्रमुख कारण रहा है कि कृषि क्षेत्र में जो है तो अनुचित प्रकार की जो गतिविधियां की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, खाद वगैरह डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या है कि जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है तो मैदानी इलाकों में बहने वाली जो नदियों के पानी में जो पानी है उसमें भी गुणवत्ता की कमी होती है, क्योंकि वो नदियाँ क्या है कि अपने साथ बहुत सारे प्रकार का मिट्टी बहा कर लाती हैं, कूड़ा कचरा बहा कर लाती हैं, जिसकी वजह से जल को गंदा कर देती हैं। ठीक है, और इसी कारण से जल प्रदूषित हो जाता है। अगला इसी में कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में जो है तो सबको बहा देते हैं, है ना, कचरे फेंक देते हैं, है ना, नहा जाते हैं जाकर के उसी पानी में, जिसकी वजह से पानी क्या होता है कि जो है तो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, मवेशियों को ले जाकर सीधे डायरेक्ट तालाबों में जो है तो नहला देंगे, वहीं पे कपड़े वगैरह धुल देंगे, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मैटरनिक का था। ठीक है, नेपोलियन जब फ्रांस का एक महान शासक बन चुका था, उस समय प्रभाव पूरे यूरोप पर था उसका, नेपोलियन बोनापार्ट का था। ठीक है, उन्होंने जो है तो तब मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद का संबंध जो है तो लोगों का एक ऐसा समूह है, इतिहास या परंपरा व भाषा व जाति व जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एक हो जाना ही जो है तो राष्ट्रवाद है। और देश के लिए जो है तो राष्ट्र के प्रति अच्छी भावनाएं रखना और राष्ट्र के विकास के लिए जो है तो सोचना ही जो है तो राष्ट्रवादिता है। ठीक है, अगला है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी, केवल शक के आधार पर। ठीक है, इसीलिए भारतीय लोगों ने इसका जो है तो जमकर विरोध किया। ठीक है, और उसके बाद है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था कि जो नमक कानून था उसको तोड़ना। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर काफ़ी ज़्यादा कर लगा के रखा था, है ना, उसी कर को जो है तो समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी।
उन्होंने जो है तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया और उन्होंने जो है तो उस जो कानून था नमक कानून, उसको जो है तो चुटकी भर नमक को मतलब जो है तो एक चुल्लू पानी लेकर नमक बनाया और जो वो कानून था नमक कानून उसको तोड़ा। ठीक है, क्योंकि वो गांधी जी ये मानते थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को इन करों से मुक्त करने के लिए नमक कानून एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि नमक का उपयोग सभी लोग कर रहे थे और नमक जो है तो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जा रहा था और उसमें अच्छा खासा कर लिया जाता था। इसीलिए गांधी जी बोले कि अगर हम नमक स्वयं बना लें तो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया हुआ नमक हम यूज ही नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या है कि पूरे भारतीय लोग जो हैं तो वो कर देने से वंचित रह जाएंगे और कर देने से मना कर देंगे, तभी जो है तो राष्ट्रवाद का जन्म होगा भारत में। ठीक है, अगला था कारण ला क्या है। ठीक है, कारण ला की बात अगर हम करें, कारण ला कानून के बारे में अगर हम बात करें तो यह ब्रिटेन में एक जो है तो प्रस्तावित किया गया था कारण ला को। इस कारण से शहरीकरण में वृद्धि हुई और कृषि की ज़मीन में कमी आने लगी और अनाज के दाम जो है तो दिन प्रतिदिन क्या हुए, बढ़ने लगे थे। ठीक है, क्योंकि बाहर से जितना भी चीज़ आ रहा था उसको इस कानून के द्वारा रोक दिया गया था। ठीक है, मतलब वहाँ के जो किसान थे है ना, तो वो लोगों ने, जर्मनी के सारे किसानों ने बाहर से आने वाली वस्तुओं पर रोक लगवा दी थी। इस कानून के तहत कारण ला कानून बन गया था, तो बाहर से कोई भी वस्तु नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे देश में ही जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसी का उपयोग करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे देश की मुद्रा भी दूसरे देश नहीं जाएगी और दूसरे देश का मटेरियल भी हमारे देश में नहीं आएगा, तो महंगाई जो है तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। ठीक है, और इसी कारण इसी को जो है तो कारण ला कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन का विस्तार करने के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भूमि साफ की गई थी कि भूमि को साफ किया जाएगा और नए बंदरगाह बनाए गए और नए माल भेजने के लिए पुराने बंदरगाहों का विस्तार किया गया। ठीक है, अगला है कि स्टेपलर या फुलर क्या होते हैं। ठीक है, स्टेपलर या फुलर की अगर बात करें तो स्टेपलर की अगर बात करें तो यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेशों को के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, रेशों के हिसाब से। ठीक है, जिस प्रकार से रेशा होगा उसके आधार पर जो है तो वह उनको स्टेपल करता है। जबकि अगर फुलर की बात करें तो ऐसा व्यक्ति होता है जो चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। ठीक है, वह होता है फुलर। अगला है स्पिनिंग जेनी क्या थी, तो 1764 में जेम्स हरग्रीव्ज ने यह जो है तो ऊन काटने की मशीन का आविष्कार किया, जिसके बाद वहाँ पर जो है तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा धागा काटने का काम किया जाता था उन कंपनियों पर जो मजदूर थे उनकी मांग कम हो गई, क्योंकि उन 100 मजदूरों का काम ये स्पिनिंग जेनी अकेले एक तकली के घुमाने पर जो है तो वो कर देती थी। इसीलिए जो है तो इसका, हालांकि वहाँ काम कर रही महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राजनीतिक दल की अगर बात करें तो जो पार्टियां होती हैं, दल यानी कि पार्टी, जैसे भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब जो है तो राजनीतिक दल हैं। ठीक है, और यह एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक ऐसा संगठित समूह होता है लोगों का जिसके सभी सदस्य किसी जो है तो साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और उसमें निर्वाचित करवा कर दल के जो है तो मतलब निर्वाचित करवा कर यानी कि चुनाव करवा करके दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य
प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन कब और जो है कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन, तो चुनाव आयोग का अगर हम गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 1950 को हुआ था। और अगर हम इसका मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैध सरकार किसे कहते हैं? वैध सरकार मतलब जो कानूनी रूप से मान्य हो, जो जनता के द्वारा बनाई गई सरकार हो। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो, वही है वैध सरकार। ठीक है, जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जनता की सरकार को वैध सरकार ही कहा जाता है। और राजनीतिक समानता क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब जो है तो बुनियादी तौर पर सार्वजनिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार। सार्वजनिक मताधिकार का मतलब है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है और एक व्यक्ति का एक ही मत होता है। ठीक है, वह है राजनीतिक समानता। अगला है विकास का क्या अर्थ है? विकास का, ठीक है, तो विकास को एक ऐसे व्यक्ति के संरचना के रूप में देखा जाता है जैसे विचार या व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जैविक और पर्यावरणीय दोनों के कार्य के रूप में होता है। विकास का तात्पर्य होता है कि अंगों के बेहतर और संबंधित कार्य के लिए रूप या संरचना में वृद्धि है जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। और दोस्तों जो ये मतलब विकास है ये हमें दिखाई नहीं देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो दिमाग है ना वही आपका विकास है, क्योंकि आप कितने भी पढ़े लिखे हैं ना हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप अपने दिमाग से कोई चीज़ का किस चीज़ का आविष्कार कर देंगे, कोई नया चीज़ कर देंगे, तब हमको पता चलेगा कि हाँ आपका विकास हुआ है, आपका ये विकास है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक क्या है? ठीक है, तो जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय या जीवन स्तर के संकेतों को शामिल किया जाता है, वही है मानव विकास सूचकांक। जीवन की गुणवत्ता का स्तर तथा उसमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जो है तो एसडीआई प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जहाँ पे जो कच्चे माल के आधार पर जो है तो वस्तुओं को मूल्यवान बनाया जाता है दोस्तों, उसे ही जो है तो हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जो उद्योग और कारखाने होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र हैं, क्योंकि केवल वो वस्तु को बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास घर में कच्चा दूध है वो प्राथमिक उत्पाद हुआ, क्योंकि पशुपालन भी प्राथमिक उत्पाद ही है। पशुपालन से आपको दूध प्राप्त हुआ वो प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है, और अब उस दूध से आप मक्खन बनाएं, पनीर बनाएं, वो द्वितीयक उत्पाद है। आप किसी को बेचें नहीं, केवल उसको बनाएं और अपना यूज कर लें, वही जो है तो द्वितीयक है। अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो जो आप मक्खन पनीर वगैरह बनाए हैं उसको आप शहर में ले जाकर बेच दें, वही है तृतीयक। ठीक है, शहर में ले जाएं आप, है ना, किसी वाहन में रख कर आप उसको शहर तक ले जाएं, वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनरेगा के उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम जो है तो 100 दिनों की जो है तो रोजगार दिया जाता है लोगों को। ठीक है, मनरेगा का पहला उद्देश्य है कि 100 दिनों तक का रोजगार उनके लिए पक्का होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका तथा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। इसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को, चाहे वह अकुशल हो चाहे कुशल हो, काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था, बुलाया गया। और मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां। ठीक है,
अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, समझाइए। वैश्वीकरण है विश्व का विकास होना, ठीक है, विश्व का विस्तार होना, विश्व का विकास होना ही वैश्वीकरण है। चाहे लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाएं, चाहे घूमने के लिए जाएं, चाहे बिजनेस करने के लिए, चाहे नौकरी करने के लिए जाएं, ठीक है। जो लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना होता है, जो संबंध होता है, संपर्क होता है, उसी को वैश्वीकरण बोलते हैं, क्योंकि उसको आने जाने से जो विदेश है वह अपना देश जैसे लगने लगता है, ठीक है। अगला है इसी की विशेषताओं की अगर हम बात करें, वैश्वीकरण की जो है तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण या वैश्वीकरण के कारण देश के बीच व्यापार में वृद्धि होती है, यह इसकी विशेषता है। वैश्वीकरण के कारण ही व्यापारिक वृद्धि हुई है, ठीक है। और जो संबंध है वह भी मजबूत होते हैं, ठीक है। और विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक का भी विकास हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही लोगों के बीच विचारों, विचारधाराओं, भूमिकाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का अत्यधिक आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला है हमारा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं वे विश्व के विकास में किस प्रकार से योगदान दे रही हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण कंपनियां जो हैं वो जो है तो विदेशी निवेश और अत्यधिक व्यापार विदेश पर व्यापार लाती हैं, और अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण होता है। इन सभी से अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उद्योग खोलती हैं, कारखाने खोलती हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और संबंध भी लोगों के बीच में अच्छे रहते हैं। तो इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। अगला है लैटराइट मृदा की कोई 4 विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो इस मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होती है, लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक होता है। इस मिट्टी में जो है तो लौह ऑक्साइड और पोटास की मात्रा भी अधिक होती है। यह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सभी लैटराइट मृदाएं जंग के रंग की या लालपन लिए हुए होती हैं। लैटराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है, ठीक है। इसलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान लिखना है। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो संसाधन नियोजन का मतलब है किसी चीज को जो है तो योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना, क्योंकि संसाधन क्या है, कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है। मानव भी एक संसाधन है क्योंकि वही वस्तुओं को तो उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, ठीक है। तो नियोजन की अगर हम बात करें तो मतलब योजना, वह जो संसाधन है उसको योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है। भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में जो है तो जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अगर वो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेगी तो आगे चलकर संसाधनों की हमें कमी पड़ जाएगी। जैसे डीजल, पेट्रोल है, ये हमें जो है तो कम पड़ जाएगा। इसीलिए इनको उचित मात्रा में और जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर बताना है। परिवहन के साधन यानी कि जब वस्तुओं को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसके माध्यम से ले जाया व ले आया जाता है वही होते हैं परिवहन। जैसे बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, ये परिवहन के साधन है। जबकि अगर संचार के साधनों की बात करें तो जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, सीधा संपर्क कर सकता है, ठीक है। और देश विदेश की जानकारियों को वह जो है तो प्राप्त कर सकता है, वही है संचार के साधन। संचार के साधनों की अगर हम बात करें तो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, समाचार पत्र, ये सब जो है तो संचार के साधन हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखना है। वायु परिवहन, ठीक है। तो किसी सामान या यहाँ पे अगर वायु परिवहन की बात करें
तो वायु परिवहन तीव्र गति का साधन है, तेजी से जो है तो इसकी गति बहुत तेज होती है। 24 घंटे के अंदर आप पूरे जो है तो देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं इस परिवहन के माध्यम से, और कोई भी वस्तु बेहद कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है। इससे समय की बचत होती है तथा एक निश्चित समय में अधिक सामान की ढुलाई भी की जाती है। अब वायु परिवहन उन दुर्गम स्थानों पर पहुंचाने के लिए उत्तम साधन है जहां पर जो है तो आना जाना सड़कें वगैरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, ट्रेनें नहीं ले जाई जा सकती। मतलब पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वायु परिवहन ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला है कि विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है। ठीक है, विदेशी निवेश को बढ़ाने के, निवेश का मतलब है पैसे को इन्वेस्ट कर देना ही निवेश है। तो अगर विदेशी लोग निवेश करते हैं तो उसको जो है तो बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है। तो भारत सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में जो है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% और सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ा दी है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन अब सीमा कंपनी एवं आईसी में जो है तो स्वचालित मार्ग से 20% तक एफडीआई की अनुमति दी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया गया व्यापार ही विदेशी व्यापार है। ठीक है, जब कोई जो है तो वह व्यापार जब दो या दो से अधिक देशों के बीच हो वही है विदेशी व्यापार, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला व्यापार। ठीक है, व्यापार का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान होना ही व्यापार है, वही विदेशी निवेश कहलाता है, या वही विदेशी व्यापार कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह शामिल किए गए, साझा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह, ठीक है, तो उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद की। अपने विचार लिखना है। ठीक है, तो गांव में लोकगीत और कहानियाँ गाने ने लोगों के बीच में अपनेपन की भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ चिन्हों और प्रतीकों ने लोगों में एकता लाने में मदद की। इतिहास की पुनर्व्याख्या लोगों के बीच अपनेपन पैदा करने में मदद करती है। ठीक है, अगला है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को उदाहरण देकर समझाना है। दोस्तों, अगर हम संघ सूची की बात करें, संघ सूची की, तो यह नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन विषयों का वर्णन करती है, जबकि राज्य सूची जो है राज्यों के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है, और समवर्ती सूची उन सभी विषयों का वर्णन करती है जो राज्यों के केंद्र के संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत हैं। ठीक है, अगला है पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार है। इस संबंध में अपने विचार लिखने। वास्तव में पंचायती राज एक संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। अतः पंचायती राज को प्रजातंत्रीय राज्य में जनता को उसके कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की एक जो है तो पद्धति कहा जा सकता है। यह स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्वायत्ता शासन के विकास की व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ठीक है, इसमें हमें जो है तो काकरा पारा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, इसको जो है तो हमें भारत के मानचित्र में जो है तो दर्शाना।
जैसे मान लेते हैं कि ये भारत का जो है तो हम मानचित्र यहाँ पे बना रहे हैं। ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, बट जितना है उतने में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये भारत का जो है तो मैप है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देख सकते हैं आप, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है और इस मैप में आपको ये काकरापारा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कल्पक्कम, नरोरा, इन सभी को दर्शाना है। उसके अलावा आपको अंकलेश्वर, कलोल और नहरकटिया और मोरन को भी इसी में दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है तो पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे जो है तो नरौरा है। क्या है? नरौरा, ये जो है। ठीक है, नरौरा परमाणु संयंत्र यहाँ पे है। ठीक है, और अगर हम कल्पक्कम की बात करें, जो ये कल्पक्कम है दोस्तों, ये वाला, ये कल्पक्कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे है ये कल्पक्कम। ठीक है, और उसके बाद हम जो है तो यहाँ पे अंकलेश्वर को देखते हैं। ये वाला जो अंकलेश्वर है ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे है अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। ठीक है, उसके बाद जो है तो उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है काकरापार तट। कौन सा है? काकरापार तट, काकरा, ये काकरापार तट है। ठीक है, और उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है कलोल। क्या है? कलोल है, कलोल। ठीक है, ये वाला कलोल। ठीक है, ये वाला ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे जो है तो है रावत भाटा, रावत। ठीक है, रावत भाटा, ये वाला रावत भाटा परमाणु संयंत्र यहाँ पे है। ठीक है, कल्पक्कम हो गया। ठीक है, नरोरा हो गया, नरौरा यहाँ पे हमने बताया ये नरोरा। ठीक है, मोरन, मोरन आपको यहाँ पे जो है तो मोरन हो जाएगा, मोरन। ठीक है, और एक है नाहरकटिया, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, नाहरकटिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फटाफट बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।